ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात कर रहे थे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है? एन फैक्टर। एन फैक्टर, वैलेंस फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट फैक्टर, बहुत सारे नाम देते हैं हम इसको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ही कंपाउंड के, एक ही एटम का, एक ही आयन का एन फैक्टर अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग हो सकता है। N factor of a particular chemical species can be different in different reactions. For example, कुछ हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। If I say HNO3 plus NaOH, ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। दिस इज योर बेस, OH आयन देने वाला है एक्वस सॉल्यूशन में। दिस इज योर एसिड, एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रही है। यू कैन राइट एक्वस देयर। अब देखो, ये एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं सल्फर की रिएक्शन HNO3 के साथ करवाऊं, तो सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाता है H2SO4 में, ये रेड्यूस हो जाता है। H2 वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाएगा बैलेंसिंग करेंगे तो। मैं उनका इनफैक्टर भी नहीं पूछ रहा। यहाँ पे HNO3 नाइट्रोजन +5 में है, यहाँ पे नाइट्रोजन +4 में चला गया। NO2 इज पैरामैग्नेटिक गैस एंड इट्स ब्राउन कलर्ड गैस, है ना, बहुत ही कॉमन चीज है। सल्फर की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, या सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया +6 में। तो दोस्तों ये रिडॉक्स रिएक्शन है और इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है। एक मॉलिक्यूल HNO3 रेड्यूस हो रहा है और दूसरा एटम या फिर एसिड बोलो तो मॉलिक्यूल हो जाएगा ही, वो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन हो गई है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी का भी एन फैक्टर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन में टेक पार्ट करने वाली केमिकल स्पीशीज का हम आसानी से निकाल सकते हैं। सल्फर, यहां पर अगर हम एन फैक्टर देखें एसिड बेस रिएक्शन में इसी HNO3 का, और यहाँ पे HNO3 का एन फैक्टर देखें तो दोनों जगह एन फैक्टर अलग है। जो डेफिनेशन आपने रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर की देखी है कि पर एटम, पर आयन, पर मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुए या कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन में एक्सचेंज हुए, वही उसका एन फैक्टर है। और बैलेंसिंग से हम किसी का भी एन फैक्टर बिंदास निकाल सकते हैं। यहाँ पे इजी केस है एन फैक्टर कैलकुलेशन का। मैंने बोला था जब बाप को बेटे के बारे में कंफर्मेशन हो और बेटे को बाप के बारे में कंफर्मेशन हो, देन एन फैक्टर कैलकुलेशन इज डैम इजी थिंग। मेरा मुंह मावा बहुत पुराना मिला है कुछ सही सी। देखो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। एसिड बेस रिएक्शन है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो यहां पर देखो बैलेंस करें, बैलेंसिंग के बाद एन फैक्टर बड़ा आसान हो जाता है। 1 मोल HNO3 के पास 1 मोल H पॉजिटिव आयन है, या 1 HNO3 मॉलिक्यूल हैज 1 H पॉजिटिव आयन। यहाँ पे वो एक H पॉजिटिव आयन फर्निश होकर Na पॉजिटिव आ गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो HNO3 ने एक H आयन फर्निश किया इन दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड के एक मॉलिक्यूल ने कितने H आयन फर्निश किए या कितने OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट किया? एक H आयन अगर एसिड का मॉलिक्यूल देता है तो एक OH आयन के साथ ही रिएक्ट करेगा। एसिड का आर्सेनियस एसिड बोले एग्जैक्टली, एक मॉलिक्यूल 3 H पॉजिटिव आयन देता है तो डेफिनेटली वो 3 OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक H पॉजिटिव आयन एसिड का एक OH नेगेटिव आयन आर्सेनियस बेस का रिएक्ट करके एक H2O बनाता है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन। तो HNO3 में एक हाइड्रोजन है, एक H पॉजिटिव है, फर्निशेबल हाइड्रोजन, प्रोटिक हाइड्रोजन, प्रोटॉन की फॉर्म में जाने वाला हाइड्रोजन।
वो Na पॉजिटिव से रिप्लेस हो गया, तो हम बोलेंगे इसने एक H पॉजिटिव रिप्लेस फर्निश किया। और एक ही कर सकता था ये, क्योंकि एक ही था इसके पास। या फिर दूसरी डेफिनेशन से देखो, एक मॉलिक्यूल एसिड का कितने OH आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखो एक NaOH में एक OH आयन है, तो एक मॉलिक्यूल एसिड का एक OH आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो दो तरह से आप देख सकते हो एसिड का एन फैक्टर। नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन फर्निश्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड और नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिएक्टेड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एक एसिड के मॉलिक्यूल ने कितने H आयन फर्निश किए, या फिर एक एसिड के मॉलिक्यूल कितने OH आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, दोनों नंबर बराबर होते हैं। या मोल की टर्म में बात करो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और H पॉजिटिव आयन फर्निश्ड बाय वन मोल ऑफ एसिड और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयन रिएक्टेड विद वन मोल ऑफ एसिड। सब मोल की टर्म में बात करो या सब नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल की टर्म में बात करो, दोनों चीजें बड़ी सिंपल है। तो एक HNO3 के मॉलिक्यूल ने एक H आयन फर्निश किया, या फिर बोलो एक मोल HNO3 मॉलिक्यूल ने एक मोल H पॉजिटिव आयन फर्निश किया। तो इसका एन फैक्टर 1 होगा, क्योंकि नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। एसिड की डेफिनेशन नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में एसिड के एन फैक्टर की यही होती है कि कितने H आयन दे रहा है। NaOH बेस कितने OH आयन, एक बेस। इसके NaOH के पास एक ही OH आयन है। अब वो एक OH आयन था Na पॉजिटिव के साथ, अब Na पॉजिटिव के साथ OH आयन हटकर नाइट्रेट आयन आ गया, तो एक, तो इसका भी एन फैक्टर 1 हो गया। अब देखो, कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज फिक्स वैल्यू फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। दुनिया की कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड एन फैक्टर इज कांस्टेंट वैल्यू फॉर ईच एंड एवरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 हो गया। इसका एन फैक्टर भी देखें तो 1 होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। H2O का एन फैक्टर देखें तो भी 1 होना चाहिए, क्योंकि सभी का कोफिशिएंट बराबर है। जिनका कोफिशिएंट बराबर होगा उनका एन फैक्टर भी बराबर होगा। अब इसी में एक पॉइंट और ऐड करके देखें, रिडॉक्स रिएक्शन में कोफिशिएंट नेट बैलेंस केमिकल रिएक्शन थी अगर रिडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड कैंसिल कर रहे थे, कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर उसी इलेक्ट्रॉन के बराबर वैल्यू रखता था। कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर की जो वैल्यू थी उसी के बराबर। पर यहां तो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हो नहीं रहे ऊपर वाली एसिड बेस रिएक्शन में, तो यहां पर कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर एक फिक्स वैल्यू होगी हर रिएक्टेंट हर प्रोडक्ट के लिए, पर वो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के बराबर नहीं होने वाली। पर रिडॉक्स रिएक्शन में कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर ऑन बैलेंसिंग कोफिशिएंट आएंगे, कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, जो दोनों साइड कैंसिल होते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ये फर्क रहेगा, रिडॉक्स रिएक्शन में फर्क रहेगा। पर यहाँ पे हम रिडॉक्स रिएक्शन का फैक्टर बिना बैलेंसिंग के निकालना जानते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड देखें, रिएक्टेंट साइड सल्फर सिर्फ 0 में, प्रोडक्ट साइड सल्फर सिर्फ +6 में, तो देयर इज नो फाइट, इट इज इजी थिंग। क्योंकि सल्फर +0 वाले को पता है मैं +6 में ही गया हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चाहे +6 तीन प्रोडक्ट में हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर +6 में गया है ना 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करके एक सल्फर एटम, ये चीज क्लियर है, तो एन फैक्टर निकल जाएगा, रिएक्टेंट का निकल जाएगा एटलीस्ट। यहां पर अगर मैं बात करूं सल्फर +6 में, एक ही प्रोडक्ट में है सल्फ्यूरिक एसिड में, उसको पता है मैं 0 से आया हूं, तो बाप और बेटे दोनों के कन्फर्मेशन है, देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो कंफ्यूजन, इजी थिंग। ठीक है, तो सल्फर 0 से +6, तो इसी तरह नाइट्रोजन +5 से +4 में गया। NO2 याद रखें, NO2 ब्राउन कलर्ड गैस होती है, पैरामैग्नेटिक है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। NO और NO2 नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें 16 23 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन का 7 हो गया, दो ऑक्सीजन का 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 + 8, तो दोनों ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक, है ना, ये हमने डिस्कस किया था। इसी तरह ClO2 एंड ClO3 आर आल्सो पैरामैग्नेटिक, ये चारों के चारों ऑक्साइड है,
ClO2 और ClO3 क्लोरीन के ऑक्साइड है, और N और NO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड आप लोगों ने देखे थे, जिनमें से 2 ये हैं जो कि पैरामैग्नेटिक है। NO2 का अगर डाइमर N2O4 बना दें तो वो डायमैग्नेटिक हो जाता है, जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ClO3 का डाइमर Cl2O6 हो जाता है, वो डायमैग्नेटिक हो जाता है, जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। राइट, दिस इज जस्ट द रिवीजन। ये सब ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, ऑल ऑफ दीज आर ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पक्का पैरामैग्नेटिक होती है। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन में मैं बोलूं कि सल्फर का एन फैक्टर कितना है? सबने कैलकुलेट कर लिया होगा, बहुत अच्छे बच्चे हो। बताओ सल्फर का एन फैक्टर कितना है, फटाक। 6। वेरी गुड। 0 से +6, 6 इलेक्ट्रॉन एक सल्फर एटम द्वारा लॉस हुए, और एक ही सल्फर है। अगर मैं S8 बोल देता तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 8, 48 एन फैक्टर हो जाता। पर मैं सिर्फ सल्फर जो लिखा हो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसका एन फैक्टर हो गया बंधु 8। वेरी गुड। HNO3 का एन फैक्टर कितना है? +5 से +4 में एक नाइट्रोजन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ एक नाइट्रोजन द्वारा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिडॉक्स रिएक्शन का चेंज पार्ट नहीं है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। H+1 इधर भी, HNO3 भी एसिड है, H2SO4 भी एसिड है। तो 0 से ऑक्सीजन इधर भी -2 में, इधर भी -2 में। कहीं कहीं ऑक्सीजन धोखा देता है परोक्ष लिंकेज की फॉर्म में, बाकी जगह तो ऑक्सीजन ऑक्साइड O-2 की फॉर्म में रहता है, मोनोऑक्साइड की फॉर्म में होता है, नॉट ए प्रॉब्लम। तो कुछ गिने चुने केसेस है परोक्ष लिंकेज वाले, वो हम लोगों को सब पता है, जो भी पूछे जाएंगे, है ना, वो हम एक साथ हम लोग देख चुके हैं। आई हैव शेयर्ड इन योर ग्रुप एज वेल, जहां पर परोक्ष लिंकेज है और जहां पर आपको चीटिंग हो सकती है, उनको एक साथ लिख लें तो बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग +5 से +4 एक इलेक्ट्रॉन, HNO3 में एक ही नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नाम के 0 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के नाम का एक इलेक्ट्रॉन। तो पूरे HNO3 मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ऑन एन एवरेज भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और वैसे भी इंडिविजुअल भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ऑन एन एवरेज वैल्यू देखते हैं एन फैक्टर की, और एवरेज वैल्यू तो इंटीग्रल भी आ सकती है और फ्रैक्शनल भी आ सकती है, इसलिए एन फैक्टर इंटीग्रल और फ्रैक्शनल दोनों हो सकता है। एन फैक्टर 3/2 भी हो सकता है, एन फैक्टर हाफ भी हो सकता है, एन फैक्टर 5.2 भी हो सकता है, क्योंकि एवरेज वैल्यू है। पर मॉलिक्यूल, पर एटम, पर आयन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुए रेडॉक्स रिएक्शन में, वही एन फैक्टर होता है। मैं बोलूं H2SO4 का एन फैक्टर, अगर कॉम्प्लिकेटेड केस होता ना रेडॉक्स रिएक्शन का, कि ये सल्फर +6 में है, रिएक्टेंट में सल्फर 0 में भी होता, किसी दूसरे रिएक्टेंट में सल्फर और दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता, तो ये प्रोडक्ट वाला +6 वाला कंफ्यूज होता कि मैं 0 वाले से आया हूं कितने एटम, या -2 वाले सल्फर से आया हूं, या +2 वाले सल्फर से आया हूं, कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे H2SO4 बेटा है और उसका बापू है सल्फर 0 वाला, देयर इज कंफर्मेशन। तो ये हो गया बच्चों +6 से 0, एन फैक्टर आपका 6 हो गया, क्योंकि एक ही सल्फर है। यहां पर भी H2SO4 का भी। नाइट्रोजन +4 +5 से आया है, तो एक ही नाइट्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आया है। NO2 में ऑक्सीजन के नाम के 0 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के नाम का एक इलेक्ट्रॉन, एक ही नाइट्रोजन है। तो पूरे NO2 मॉलिक्यूल के एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन के नाम का 1 + 0 1, तो सबका एन फैक्टर आ गया। अब बताओ, मैं बोलूंगा बैलेंसिंग करूंगा तो सबसे बड़ा कोफिशिएंट किसका होगा, जरा बताओ। चारों में से सबसे बड़ा कोफिशिएंट किसका होगा? जिसका एन फैक्टर सबसे छोटा है। देखो यहाँ पर कोफिशिएंट अगर बराबर है 1 1 1 1, तो एन फैक्टर भी सबका बराबर है 1 1 1 1, या कहीं पे 2 2 होता तो सबका बराबर होता, जितना भी एन फैक्टर होता। तो यहाँ पे एन फैक्टर जिसका सबसे छोटा 1 है, और बाकी का एन फैक्टर 8 और 6 है। एन फैक्टर 0 से +6, यहाँ पे एन फैक्टर 6 आएगा, सॉरी। तो सल्फर और H2SO4 का कोफिशिएंट बराबर होगा, बैलेंसिंग करेंगे तो, क्योंकि एन फैक्टर बराबर है। HNO3 और NO2 का एन फैक्टर बराबर है, इसलिए उनका कोफिशिएंट भी बराबर होगा। बट एन फैक्टर HNO3 और NO2 का 1 है, जो कि छोटी वैल्यू है 6 से। तो जिसका एन फैक्टर छोटा उसका कोफिशिएंट बड़ा बैलेंसिंग में, और जिसका एन फैक्टर बड़ा उसका कोफिशिएंट छोटा। ये चीज तो हरदम है।
तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर is constant value for a particular, for all the reactants and products taking part in a particular reaction. ये हरदम होगा और यही कांस्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है अगर रिडॉक्स रिएक्शन है, राइट। तो देखो HNO3 का एन फैक्टर यहाँ पे 1, HNO3 का एन फैक्टर यहाँ पर आपका HNO3 का एन फैक्टर 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया सर, ठीक है। अगर मैं कोई दूसरी रिएक्शन ले लूं, अगर मैं बोलूं Cu और डाइल्यूट HNO3 है, डाइल्यूट HNO3 है और Cu में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है ना, ये रिएक्शन भी पूछी जाती है। तो यहां पर हो गया आपका Cu NO3 ट्वाइस, Cu NO3 ट्वाइस, लेकिन यहाँ पे डाइल्यूट में रेड्यूस होके NO में चला जाता है, कॉन्सेंट्रेट रेड्यूस होके NO2 में, H2 वगैरह लिख लीजिए, वो बैलेंसिंग में अपने आप आ जाता है। तो मैं दोनों में HNO3 का इनफैक्टर पूछ रहा हूं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाइल्यूट, ये रिएक्शन भी आप ध्यान रखें। तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में एन फैक्टर HNO3 का क्या है दोनों रिएक्शन में, यहाँ पे +5 है नाइट्रोजन, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे नाइट्रोजन +2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन +4 है। व्हाट इज द एन फैक्टर इन फर्स्ट रिएक्शन फॉर HNO3? यहाँ पे Cu0, यहाँ पे कॉपर +2 हो गया क्योंकि नाइट्रेट NO3 -1 होता है, तो कॉपर +2 है यहाँ पर। तो 0 से +2, कॉपर का एन फैक्टर इधर भी 2, कॉपर का एन फैक्टर इधर भी 2, कॉपर यहाँ +2 से 0 से आ रहा है, तो एक ही रिएक्टेंट से कॉपर आ रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रेट में +5 है और नाइट्रिक एसिड +5 है, तो यहाँ कॉपर के नाम के इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 0 से +2 2 इलेक्ट्रॉन, एक कॉपर है, एन फैक्टर 2 हो गया। मैं HNO3 के बारे में बोलता हूँ, जल्दी से बोलो बच्चों, HNO3 का एन फैक्टर क्या है? वेरी गुड, +5 से +2 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, HNO3 में एक नाइट्रोजन, इसलिए एन फैक्टर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 रहेगा। व्हाट इज द एन फैक्टर हियर? +5 से +4 1, तो एन फैक्टर 1 रहेगा। बताओ, नाइट्रोजन को पता मैं +5 से सिर्फ +2 में गया हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है HNO3 को। अब मैं बोलूं कि आपका एन फैक्टर कितना है साहब, NO का कितना है, तो देखो जी, +2 +5 से आया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके नाइट्रोजन आया, और नाइट्रोजन को पता है कि मैं +5 से ही आया हूं, NO वाले नाइट्रोजन को, और कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो जब कोई एलिमेंट एक रिएक्टेंट में और एक ही प्रोडक्ट में होता है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके, तो उसका एन फैक्टर कैलकुलेशन करना रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे आसान है। लेकिन जब कोई एलिमेंट मल्टीपल प्रोडक्ट में चला जाता है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे हमने एक रिएक्शन देखी थी, बैलेंसिंग में भी देखी थी लास्ट डे, दैट इज K2Cr2O7 plus 14 HCl giving 2 KCl plus 2 CrCl3 plus 3 Cl2 plus 7 H2O, है ना। मुझे तो बैलेंसिंग के साथ भी वो ध्यान है। तो उसमें HCl का Cl-1, कुछ प्रोडक्ट में Cl-1 था, कुछ में Cl2 में चला गया, तो कुछ 0, यानी कि मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में एक एलिमेंट काफी प्रोडक्ट में प्रेजेंट और ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो सभी प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट का एन फैक्टर बिना बैलेंसिंग के नहीं निकाल सकते हो आप। और बैलेंसिंग से एन फैक्टर निकालना तो मतलब बैलेंसिंग करना ही है, वो तो आसान चीज होती है, बैलेंसिंग आती है तो एन फैक्टर कोई भी निकाल सकता है। कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं एन फैक्टर कैलकुलेशन के, जिसमें अल्टीमेट रूल बैलेंसिंग वाला यूज करना पड़ता है एन फैक्टर निकालने के लिए। लेकिन उसी केमिकल रिएक्शन में कुछ ऐसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट होंगे जिनमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट साइड अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट किस में चेंज हुई है वो 100% कंफर्म होगी, तो उनका एन फैक्टर निकाल लेंगे। तो जिनका पता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कई चेंज हो रही है, उनका भी निकल जाएगा कोफिशिएंट, बट एन फैक्टर इज कांस्टेंट वैल्यू, वो तो जिंदाबाद है ही है।
यहाँ पे एन फैक्टर +5 से +2 एन फैक्टर 3 हो गया। देखिए बच्चों, कहीं पे HNO3 का एन फैक्टर 5 है, तो कहीं पे HNO3 का एन फैक्टर 1 है, तो कहीं पे HNO3 का एन फैक्टर कुछ और है। तो एन फैक्टर ऑफ HNO3 इज डिफरेंट इन डिफरेंट रिएक्शन। व्हाट आई मीन टू से, एक नोट लिख लीजिए, और निकालने का तरीका भी अलग है। रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन से निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर HNO3 एसिड है तो कितने एच दे रहा है उससे निकाल रहे हैं। डेफिनेशन भी एन फैक्टर की चेंज हो गई। पर एक चीज सत्य है, कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज कांस्टेंट वैल्यू, वो उसका वायलेशन कभी नहीं होगा, क्योंकि वही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है सही मायने में। देखो, तो एक नोट लिख लीजिए, कुछ नोट लिख लीजिए। फर्स्ट, n factor of a particular chemical species, n factor of a particular chemical species, उसमें एटम आयन मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। n factor of a particular chemical species is fixed value, n factor of a particular chemical species is fixed value in a particular reaction, underline particular reaction। एक खास रिएक्शन में n फैक्टर की खास वैल्यू होती है for a given chemical species, atom, ion, molecule, whatever it is। n factor of a chemical species, particular chemical species, is fixed value for a particular reaction, but n factor of same chemical species can be different in different chemical reactions, but n factor of a particular chemical species can be different in different chemical reactions। Second thing, किसी भी एटम आयन मॉलिक्यूल का जो एन फैक्टर है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है, जीरो कभी नहीं हो सकता, नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव फ्रैक्शन कभी नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल वैल्यू होगा लेकिन पॉजिटिव वैल्यू। तो लिखो, एन फैक्टर ऑफ ए केमिकल स्पीशीज कैन बी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू और पॉजिटिव फ्रैक्शनल वैल्यू। क्या क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, नेगेटिव फ्रैक्शनल वैल्यू और जीरो, ये एन फैक्टर कभी नहीं होगा। n factor of a chemical species can be +i और +f, क्योंकि एवरेज वैल्यू इसलिए फ्रैक्शनल हो सकती है लेकिन पॉजिटिव। n factor of a chemical species +i और +f। रिडॉक्स रिएक्शन जो n फैक्टर था की डेफिनेशन थी, वही n फैक्टर की डेफिनेशन नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में चलेगी, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले जब भी आप n फैक्टर कैलकुलेट करो तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि रिएक्शन रिडॉक्स है या नॉन रिडॉक्स है। सबसे पहली ये चीज देखनी है। अगर आप ये नहीं सोचोगे तो आपको इश्यू होगा, आपका एन फैक्टर कैलकुलेशन गलत होगा। तो एन फैक्टर कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन दैट मस्ट अराइज इन योर माइंड इज, जिस केमिकल रिएक्शन में वो केमिकल स्पीसीज, पर्टिकुलर केमिकल स्पीसीज टेक पार्ट कर रही है, वो रिडॉक्स रिएक्शन है या नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट क्वेश्चन दैट मस्ट अराइज, जब भी एन फैक्टर कैलकुलेशन करो, in the back of your mind one question must be always set, and question is, for this chemical reaction in which n factor calculation I am thinking about is redox reaction or non redox reaction? Yes, this is the first question that must be there always in your mind। यहां पर ये पहला क्वेश्चन ही आपके दिमाग में नहीं आएगा तो आपसे गलतियां एन फैक्टर में होनी ही होनी है। बहुत सारी गलतियां तो इसी की वजह से होती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैलकुलेशन की एक ही डेफिनेशन थी जो आप रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हो। एन फैक्टर क्या था? एवरेज, एवरेज वर्ड इसलिए फ्रैक्शनल आ सकती है। एवरेज, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की टर्म में डेफिनेशन है एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लॉस, रिडक्शन हो रहा है तो गेन,
और अल्टीमेट थिंग, सिर्फ हाफ रिएक्शन में एन फैक्टर कैलकुलेशन करोगे तो कुछ केसेस में एन फैक्टर, जैसे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में सेम केमिकल स्पीसीज ऑक्सीडेशन हाफ का हिस्सा है, रिडक्शन हाफ का भी हिस्सा है, तो उसका एन फैक्टर हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग से नहीं होगा। अगर कोई केमिकल स्पीसीज सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ का हिस्सा है या सिर्फ रिडक्शन हाफ का हिस्सा है, एक हाफ का हिस्सा है, तो उसका एन फैक्टर सही कैलकुलेट हो जाता है हाफ रिएक्शन से भी। हाफ रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ में प्रोडक्ट साइड लॉस करके लिखते हैं और रिडक्शन हाफ में रिएक्टेंट साइड गेन करके लिखते हैं, ऐड करते हैं। तो लेकिन अगर कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन लिख ली तो एन फैक्टर कभी गलत नहीं होगा। तो वहां पे जो दोनों साइड इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज लॉस और गेन होकर कैंसिल करते हैं बैलेंसिंग में, वही काम की चीज है। तो एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन में देखें, इफ यू डोंट वांट टू मेक एनी एरर। और सिर्फ हाफ रिएक्शन की लाइक की इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे P10 में आपने क्वेश्चन किया तो मैंने क्वेश्चन ही वैसे दिए वहां पर, जिसमें केमिकल स्पीसीज सिर्फ एक हाफ रिएक्शन का हिस्सा है, दूसरे हाफ का सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ का हिस्सा है, सिर्फ रिडक्शन हाफ का, और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे क्वेश्चन मैंने दिए हैं। तो वहां पे कोई ऑप्शन भी नहीं है, जब हमें एक हाफ पता है दूसरा हाफ नहीं पता, तो जानबूझ के क्वेश्चन बनाने वाले को पता है कि दूसरे हाफ में यही केमिकल स्पीसीज जिसका इन्फेक्टर निकाल रहे हैं, दैट इज नॉट टेकिंग पार्ट, देन ओनली क्वेश्चन वाज फ्रेम्ड। एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन और एक्सचेंज, पर व्हाट आई मीन टू से कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज दोनों साइड कैंसिल होते हैं, उससे ऑन एन एवरेज पर एटम पर एन पर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो एन फैक्टर बिल्कुल परफेक्ट चीज है। एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर यूनिट या पर एटम बोल दो या पर आयन बोल दो या पर मॉलिक्यूल बोल दो, जो भी केमिकल स्पीसीज जिस भी फॉर्म में हो, इज एन फैक्टर ऑफ रिस्पेक्टिव एटम, रिस्पेक्टिव आयन, रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल। एवरेज के नीचे अंडरलाइन करो, है ना, पर एटम। एवरेज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दूंगा यहां पर, तो पर मोल ऑफ एटम आयन मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो पर मोल इलेक्ट्रॉन के भी मोल बोलो, एटम आयन मॉलिक्यूल के भी मोल बोलो, या एटम आयन मॉलिक्यूल के भी डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली बोलो, कुछ भी बात तो एक ही है, फर्क क्या पड़ता है, वैल्यू तो वही आएगी एन फैक्टर की। लेकिन जो रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैलकुलेशन के डेफिनेशन तो एक ही है, लेकिन इसकी जो एन फैक्टर कैलकुलेशन करना है वो रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैलकुलेशन। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैलकुलेशन करना इज इजी थिंग, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं बहुत सारी। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैलकुलेशन करना इज वेरी इजी। ओके, सबसे पहले मैं एन फैक्टर, तो ये एन फैक्टर कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपैरिजन ऑफ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन कैलकुलेशन के लिए। ये इजी है रिडॉक्स रिएक्शन में अगर सेम केमिकल स्पीसीज टेक पार्ट कर रही है तो, पर यहाँ पे डेफिनेशन बहुत सारी है। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में जब एक ही केमिकल स्पीसीज एटम या सोल्ट भी एसिड के रूप में काम कर सकता है, जब उसका एन फैक्टर देख रहे हैं तो अलग है। जब वही केमिकल स्पीसीज किसी दूसरे रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है तो उसका एन फैक्टर की डेफिनेशन अलग है। तो यहाँ पे डेफिनेशन अलग है, बहुत सारी डेफिनेशन है पर इजी इजी है। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में डेफिनेशन एक ही है पर केसेस इसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं। लेट अस टॉक अबाउट नॉन रिडॉक्स रिएक्शन फर्स्ट। रिडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर तो आप काफी हद तक 90% एन फैक्टर कैलकुलेशन रिडॉक्स रिएक्शन का आप रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हो, ज्यादातर आपका रिवीजन ही होने वाला है क्योंकि यू हैव स्टडीड द चैप्टर, दैट्स व्हाई। उसी का एप्लीकेशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो कंप्लीटली न्यू थिंग इज नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब टॉपिक डालो एन फैक्टर कैलकुलेशन। एन फैक्टर कैलकुलेशन, एन फैक्टर के राजा बन जाओ आप, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के राजा अपने आप बन जाओगे। एन फैक्टर कैलकुलेशन इन नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, वो तो आप पहचानते हो। अगर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही व्हाइल मूविंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, दैट मींस इट इज नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। एक भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, दैट मींस
इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर हम लोग देखेंगे, एसिड का एन फैक्टर, बेस का एन फैक्टर, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में आयन का एन फैक्टर, सोल्ट का एन फैक्टर, और फिफ्थ में एक होता है एसिड सोल्ट का एन फैक्टर। ये होते हैं। इससे पहले हम एलिमेंट का एन फैक्टर इन जनरल देख लेते हैं। वो रिडॉक्स नॉन रिडॉक्स किसी में भी हो, एलिमेंट का एन फैक्टर उसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले एन फैक्टर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, एन फैक्टर ऑफ एलिमेंट इन जनरल, है ना। फिर हम एसिड बेस आयन इन सब का देखेंगे, या फिर पहले हम एसिड का एन फैक्टर से स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट इज एन फैक्टर कैलकुलेशन ऑफ एसिड। एसिड का एन फैक्टर इज सिंपली इट्स बेसिसिटी, और बेसिसिटी आप लोग पढ़ चुके हो। बेसिसिटी मतलब एक एसिड का मॉलिक्यूल कितने OH आयन और बेस के OH आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है वही, या कितने H आयन दे रहा है। तो इसकी दो डेफिनेशन देखेंगे हम, एन फैक्टर ऑफ, डेफिनेशन 1 एन फैक्टर ऑफ एसिड की, एंड डेफिनेशन 2। कुल मिलाकर दोनों डेफिनेशन एक ही है, पर कभी दूसरी डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी, कभी पहली की जरूरत पड़ेगी, कभी पहली से काम नहीं हो सकता। तो राइट डाउन, एवरेज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, average number of H positive ions, average number of H positive ions, that is protons, furnished। मैंने फर्निश बोला, कितने उसने दिए वो बोला, कितने उसके पास है वो नहीं है, और वो भी एवरेज नंबर। एवरेज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फर्निश बाय वन मॉलिक्यूल, एवरेज पर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, पर मॉलिक्यूल और पर यूनिट ऑफ एसिड। एसिड का मॉलिक्यूल एक एच आयन देता है, तो वो एक OH आयन के साथ किसी भी आरएनएस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में रिएक्ट करता है और एक H2O बनाता है। तो नंबर ऑफ H आयन must be equal to number of OH आयन must be equal to number of H2O produced in neutralization reaction। तो जितने H आयन रिएक्ट करेंगे उतने ही OH आयन रिएक्ट करेंगे, पक्की बात। तो एक के एसिड के मॉलिक्यूल ने 3 H आयन दिए, तो 3 OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइल या हाइड्रोक्साइड आयन भी 3 चाहिए उसके लिए, 1 for 1, है ना। तो कितने H आयन एक एसिड के मॉलिक्यूल ने फर्निश किए, यानी कि कितने OH आयन के साथ एक एसिड का मॉलिक्यूल रिएक्ट किया। एवरेज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्साइल आयन reacted with one molecule या 1 unit of acid। दोनों कुल मिलाकर डेफिनेशन मिलती जुलती हैं, पर समटाइम्स यू विल बी एबल टू यूज डेफिनेशन सेकंड ओनली, नॉट डेफिनेशन फर्स्ट। जैसे एग्जांपल हम लोगों ने लिया, कुछ भी नहीं बोला हो ना, तो जितने H आयन हो सबकी सबको फर्निश करवा दो, है ना, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। आप सारे मुझे जल्दी से बताना, H3PO3, H3PO2 and H3PO3, we have discussed it। अब दोबारा से उनके डिस्कशन का राइट मोमेंट आ गया, अभी तक यूज हो रहे थे इसलिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मुझे बताओ, ये 3 खास ध्यान रखने के हैं, दगाबाज हैं तीनों के तीनों। बताओ एन फैक्टर फॉस्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फोनिक एसिड H3PO4 का एन फैक्टर क्या होता है? 2। एन फैक्टर इज 2। मैक्सिमम 2 H आयन दे सकता है एन फैक्टर, इसका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, पर हम मैक्सिमम लेके चलते हैं एसिड बेस का एन फैक्टर, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मानते हैं। इसका एन फैक्टर कितना होता है बच्चों, जल्दी बताओ। 1। वेरी गुड, सभी को याद है। और बोरिक एसिड का क्या होता है? 1। बोरिक एसिड का 1। रीजन
फिर से एक्सप्लेन। H3PO4 इसमें कोई दगा नहीं है इस तरह का, इसका 3 हाइड्रोजन है तो तीनों के तीनों फर्निशेबल होते हैं, तीनों के तीनों प्रोटॉन बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। H3PO4 स्ट्रक्चर, ये फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं H3PO4। इन तीनों का तो स्ट्रक्चर से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और वो किस तरह रिएक्शन दिखाता है बोरिक एसिड। वो देखो, पी डबल बॉन्ड ओ फॉस्फोरस के सभी ऑक्सी एसिड में एक ऑक्सीजन पी डबल बॉन्ड ओ की फॉर्म में राम नाम का जरूर लगा दें। अब हर हाइड्रोजन की तमन्ना है कि वो OH की फॉर्म में ऑक्सी एसिड में रहे। ऑक्सी एसिड का नाम से समझ में आता है कि एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, कम से कम एक एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ी हुई होगी तो ऑक्सी एसिड कहलाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें H3PO4, तो 3 ऑक्सीजन बची तो 3 OH की फॉर्म में, ये इसका H3PO4 का स्ट्रक्चर हो गया। यहां पर 2 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ एडजस्ट हो जाएंगी, क्योंकि H3PO3 में 3 ऑक्सीजन थी, एक यूज हो गई पी डबल बॉन्डों में, 2 ऑक्सीजन बची, लेकिन तीसरे हाइड्रोजन फॉस्फोर से ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन पी डबल बॉन्डों में चली गई तो एक ऑक्सीजन बची है, तो एक ही हाइड्रोजन का भला हो सकता है, बाकी 2 हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है जो फॉस्फोर से अटैच्ड है, ये वाली हाइड्रोजन एसिडिक है, तो एन फैक्टर 2 हो गया। ये वाली हाइड्रोजन एसिडिक है, या तीनों हाइड्रोजन एसिडिक है, तो एन फैक्टर इनका स्ट्रक्चर से समझ सकते हो। तो ये कितने H पॉजिटिव आयन फर्निश कर सकता है? सिर्फ एक। तो ये H3PO2 को मैं NaOH के साथ या किसी भी बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन करवाऊं, NaH2PO2 बना सकता है, लेकिन ये Na2HPO4 फर्दर NaOH डालोगे और NaOH के साथ, तो तीसरा हाइड्रोजन भी एसिडिक नहीं है, तो Na3PO2, ये रिएक्शन नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन एसिडिक है इसका, बस एक ही हाइड्रोजन बेस के साथ यही रिएक्ट होगा, ये दोनों हाइड्रोजन रिएक्ट ही नहीं होंगे, बस ये 2 हाइड्रोजन NaH2 में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ये सोल्ट तो है, दिस इज ए सोल्ट, पर ये एसिड सोल्ट नहीं है, क्योंकि जो सोल्ट भी हो और एसिडिक हाइड्रोजन भी रखे वो एसिड सोल्ट है, जो सोल्ट भी हो और एसिडिक हाइड्रोजन रखे वो एसिड सोल्ट है। तो ये सोल्ट तो है, पर इसके पास फॉस्फोर से जुड़ी हुई हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, प्रोटिक हाइड्रोजन नहीं है, बट OH वाली एक हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन थी, वो यूज हो चुकी है। तो NaH2PO2 के पास ये फर्दर किसी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको बोलेंगे क्या एक ही सॉल्यूशन में NaH2PO2 और NaOH को एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि रिएक्शन नहीं करेंगे तो कोएग्जिस्ट करेंगे, और रिएक्शन करके तो कैसे कोएग्जिस्ट करेंगे, रिएक्ट ही कर जाएंगे वो। तो क्या ये कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, ये कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास ये एसिड के रूप में काम करेगा नहीं और इस बेस के साथ रिएक्शन करेगा नहीं, और दूसरी तरह की रिएक्शन होती नहीं है, तो इसलिए दे कैन कोएग्जिस्ट इन ए सॉल्यूशन विदाउट एनी रिएक्शन, है ना। ये एक कॉमन क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा जिस जिस दिन केमिस्ट्री आगे पढ़ोगे, पर यू कैन अंडरस्टैंड दिस व्हाई इट इज राइट हियर। मैं बात करूं H3PO4 की, इसमें तीनों हाइड्रोजन एसिडिक है, तो H3PO4 की रिएक्शन करवाएं हम फॉर एग्जांपल KOH के साथ, तो क्या हो जाएगा, एक H पॉजिटिव चला गया मान लीजिए ये, पर 2 H पॉजिटिव रह गए टिक वाले, पोटासियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बन गया। रिएक्शन करवाई या टाइट्रेशन करवाई, टाइट्रेशन में भी रिएक्शन ही होती है, एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस रिएक्शन करवाई, फिर और KOH डाला, तो दूसरा एचआयन भी चला जाएगा, कोई भी एक इनमें से बचे हुए में से, तो उसकी जगह पे भी K पॉजिटिव आ जाएगा, H पॉजिटिव हटकर KHPO4, फिर मैं और बेस डाल देता हूं, तो क्या होगा, तीसरा एचआयन भी चला जाएगा और उसकी जगह भी K पॉजिटिव आ जाएगा, K3PO4। तो यहां पर मैं बोलूं कि क्या आपके सॉल्यूशन में KH2PO4 और NaOH एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, ये तो रिएक्शन कर जाएंगे, ये तो H3PO4 का तीनों एसिडिक हाइड्रोजन रहती है, ये बची हुई 2 हाइड्रोजन भी एसिडिक है, तो बेस के साथ रिएक्ट कर जाएंगी, एज शोन हियर।
तो ये कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते सेम सॉल्यूशन में, बोथ ऑफ देम विल रिएक्ट, दे कांट कोएग्जिस्ट विदाउट एनी रिएक्शन, राइट। मैं बात करता हूं H3PO3 की। तो देखो H3PO3, अगर मैं इसको बोलूं कि KOH के साथ रिएक्शन करवाओ तो ये 2 हाइड्रोजन तो चली जाएंगी, पर ये तीसरी हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करेगी। यस और नो? इन तीनों का स्ट्रक्चर जरूर ध्यान रखें, और इन दोनों का, इसको फोस्फोनिक एसिड, इसको फोस्फिनिक एसिड। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा हाइपोफोस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? यू हैव स्टडीड। हाइपोफोस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, और आइसो हाइपोफोस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, और इनका एन फैक्टर कितना है? फॉर्मूला भी ध्यान होना चाहिए, स्ट्रक्चर ध्यान है तो एन फैक्टर अपने आप पता चल जाता है। हाइपोफोस्फोरिक एसिड, पायरोफोस्फोरिक एसिड, किसी बच्चे को ध्यान है? H4P2O7 इसका फॉर्मूला था, H4P2O6 P2 इसका फॉर्मूला हो गया, H4P2O6 इसका फॉर्मूला होगा। ये दोनों तो एक दूसरे के आइसोमर हैं, इसलिए आइसो वर्ड लग रहा है। बोथ ऑफ दीज आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, hypophosphoric acid and hypophosphoric acid. Anyone can help to understand their structure? Formula I have already given. हर्षवर्धन, स्ट्रक्चर ध्यान है बेटा इनका? अनम्यूट करो अपने आप को, हर्षवर्धन। No, no, sir. नहीं ध्यान है, ओके। साक्षी, डू रिमेम्बर? No, sir. ओके, चलो मैं बताता हूँ, धीरे धीरे याद हो जाएगी। फोस्फोरिक एसिड है, जानते हो सबके सब। पायरो वर्ड कब लगाते हो? दो या दो से ज्यादा, जनरली दो एसिड के मॉलिक्यूल से एक एसिड, एक H2 मॉलिक्यूल निकल जाए। पायर मतलब होता है हीट। जहां पायरो या पायर आ गया, PYRE, पायर का मतलब होता है हीट। हीट करते हैं तो पानी निकलता है। दो एसिड के मॉलिक्यूल से एक H2 मॉलिक्यूल निकाल दो, तीन एसिड के मॉलिक्यूल से दो H2 निकाल दो, n एसिड के मॉलिक्यूल से n-1 H2 निकाल दो, तो जो एसिड बनता है वो पायरो एसिड बोलता है। जनरली दो एसिड के मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो कितना हो गया? यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, दो फोस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल में, H2 में 2 हाइड्रोजन निकल गई तो H4 बचे। फोस्फोर्स 2 है, H2 में कोई फोस्फोर्स तो गया नहीं, तो P2 का P2 रहेगा। ऑक्सीजन 8 है, दो फोस्फोरिक एसिड, एक H2 में ऑक्सीजन चली गई तो O7 बचा। अब देखो, इसका स्ट्रक्चर कोई भी बना सकता है। इसका नाम डाइफोस्फोरिक एसिड, क्योंकि ये Pyro. डाइमराइजेशन से बना, पर H2 निकलने के बाद डाइफोस्फोरिक एसिड भी इसका नाम होता है, और पायरोफोस्फोरिक एसिड भी इसका नाम होता है। इसी तरह मैं बोलूं, ये फोस्फोरिक एसिड था। जल्दी से मुझे बताना, 2H3PO3 मॉलिक्यूल से एक H2O निकाल दूं, ये फोस्फोरस एसिड है या फोस्फोनिक एसिड है? फोस्फोरस एसिड। दो एसिड के मॉलिक्यूल से एक H2O निकाल दूं तो फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी से बताओ। H4P2O5. H6 है तो H4 हो गया, H2 में P2 रहेगा, O6 है तो O5 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा फोस्फोरस एसिड से? पायरोफोस्फोरस एसिड या डाइफोस्फोरस एसिड, राइट। इसी तरह मैं बात करूं, दो H2SO4 के मॉलिक्यूल से एक H2O निकाल दें, दो सल्फ्यूरिक एसिड है, दो H2SO3 के मॉलिक्यूल, ये सल्फ्यूरस एसिड है, 1 H2O। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बच्चों?
H4 थे तो H2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन निकल गई, H तो 2, H2O में 1 ऑक्सीजन गई तो 7 ऑक्सीजन। इसका नाम क्या होता है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का पता है तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या डाइसल्फ्यूरिक एसिड का अपने आप फॉर्मूला पता है, इसी तरीके से निकाल लो। 2 एसिड के मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, पायरो या डाई एसिड बन जाता है। डाइसल्फ्यूरस एसिड या पायरोसल्फ्यूरस एसिड का हो जाएगा H2S2O5, ये हो गया पायरोसल्फ्यूरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर खास ध्यान रखना होता है, पायरोसल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर खास ध्यान रखना होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर है। इसमें एसएस लिंकेज होता है, सल्फर सल्फर, जैसे पॉलीथायोनिक एसिड H2SnO6, ये पॉलीथायोनिक एसिड है, इसमें एसएस लिंकेज होता है। उसी तरह पायरोसल्फ्यूरस एसिड में भी एसएस लिंकेज होता है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग एसिड है सल्फर सल्फर लिंकेज। ये हो गया। तो इस तरह आप पायरो एसिड, अब इनका स्ट्रक्चर भी बड़ी आसानी से बना सकते हो, इनका स्ट्रक्चर भी बड़ी आसानी से बना सकते हो। आपको पता है ना फोस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, फोस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर सब लोगों को पता है। तो 2 फोस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल हो गए, उनसे एक वाटर मॉलिक्यूल में निकाल दो, यहां से H और यहां से OH, तो पायरोफोस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैं यही बना देता हूं। तो पायरोफोस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये हो गया, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O7। ये पायरोफोस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। फोस्फोरस एसिड का क्या हो जाएगा? 2 फोस्फोरस एसिड के मॉलिक्यूल है, एक पीएच बॉन्ड होता है, जो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता पीएच वाला, ये H है, ये OH है, तो क्या हो जाएगा HNOH। H2 एक निकल गया तो पायरो फोस्फोरस एसिड बन जाएगा आपका, ये हो गया H2H4P2O5 है ना, पायरोफोस्फोरस एसिड। इसी तरह आप 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल से एक पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2 निकाल के बना सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता है, यही फॉर्मूला होता है ओलियम का ना, द सेम फॉर्मूला इज फॉर ओलियम। ओलियम और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का सेम फॉर्मूला होता है H2S2O8। अब हमें ओलियम का परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम भी पढ़ना है, H4P2O7। इसी तरह लेकिन पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर सभी को ध्यान होना चाहिए। स्ट्रक्चर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का, मैं S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, S डबल बॉन्ड O, यहां तो लोन पेयर है, और OH, क्या हो गया H2 हो गया, H2 हो गया, O5 हो गया। पायरोसल्फ्यूरस एसिड में SS लिंकेज होता है। इसका स्ट्रक्चर खासकर ध्यान रखें, नॉर्मल तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जल्दी से, इस वाले सल्फर की, इस वाले सल्फर की। एवरेज तो क्या हो जाएगी 2 + 2x - 10 = 0। तो एवरेज तो +1, क्योंकि x वाली इक्वेशन से तो एवरेज आती है। एवरेज वैल्यू इंटीग्रल फ्रैक्शन दोनों हो सकती है। बताओ यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। वेरी गुड। यहाँ SS 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर दोनों में 4 है। क्या हो गया इधर स्टेरिक नंबर 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, यहाँ पे स्टेरिक नंबर 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, तो 4 हो गया। 4 होते ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। तो ये तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप बराबर लेके चलोगे, तो इस बॉन्ड की वजह से 0 0, इस बॉन्ड की वजह से +2, इसकी वजह से +3, अब तो निकालना जान गए होंगे। +2 इस 2 बॉन्ड की वजह से +4, इसकी वजह से +5, और इस बॉन्ड की वजह से 0, तो +5। एवरेज क्या हो जाएगी? +3 है, एक सल्फर एटम की, +5 है, टोटल 2 सल्फर एटम है, तो एवरेज 4। इस तरह ये एवरेज 4 बिल्कुल सिंक में है, जो एक्स की इक्वेशन से निकली है। इसका स्ट्रक्चर खासकर आपको ध्यान होना चाहिए। हाँ, मैं फोस्फोरस एसिड की बात करता हूं, देखिए जरा, फोस्फोरिक एसिड और फोस्फोरस एसिड में क्या फर्क है?
पायरोफॉस्फोरिक एसिड ये हो गया H4P2O7, है ना। अब मैं इसी से बनाता हूं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। डाइफॉस्फोरिक एसिड से एक ऑक्सीजन निकाल देंगे तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपो मतलब कम करना, एक ऑक्सीजन कम। कौन सी ऑक्सीजन कम करूंगा, मैं ये ऑक्सीजन कम कर दूं, ये वाली ऑक्सीजन हटा दूं, तो पीपी लिंकेज हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। सभी लोग स्ट्रक्चर चाहे दोबारा बना लें। हाइपोफॉस्फोरिक पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 से जो पीओपी लिंकेज था वो पीपी लिंकेज, एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो H4P2O6, ये हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड से एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो हाइपो मतलब कम करना, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड आ जाएगा। कौन सी ऑक्सीजन हटानी है, पीओपी लिंकेज वाली। यहाँ पहले बीच में ऑक्सीजन थी पीओपी, अब पीपी बॉन्ड हो गया वो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसी का ना मैं एक आइसोमर बना देता हूं, स्ट्रक्चर आइसोमर, जिसमें स्ट्रक्चर अलग हो। तो क्या करूंगा, एक ऑक्सीजन इधर से हटा देता हूं और वो ऑक्सीजन मैं पीओपी बॉन्ड की फॉर्म में ले आता हूं। तो यहाँ पे तो फॉस्फोरस एसिड की तरह एक पीएच बॉन्ड आ गया, लेकिन वो ऑक्सीजन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आइसोमर्स में, H4P2O6 स्टिल मॉलिक्यूलर। लेकिन इस बार क्या बोलूंगा इसको, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की जगह मैं बोलूंगा उसका आइसोमर है आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो देखो इधर फॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड में इस तरह का स्केलेटन होता है। फॉस्फोरस एसिड का तो यहाँ पे बना हुआ है इस तरह एक है। तो आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो तो एक साइड फॉस्फोरस एसिड से आया हो ऐसा लग रहा होगा, दूसरी साइड फॉस्फोरिक एसिड से आया हो ऐसा लग रहा होगा, और बीच में पीओपी बॉन्ड होगा। पायरोफॉस्फोरिक एसिड में, डाइफॉस्फोरिक एसिड में सिर्फ यहाँ पे H की बजाय OH था और स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं था। अब मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज निकालूं तो 4 + 2x - 12 = 0। तो x कितना हो गया बंधु, +4 हो गया। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड एज वेल एज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज +4, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है, एवरेज वैल्यू तो सेम ही आने वाली है। बताओ इंडिविजुअल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इस फॉस्फोरस की बताओ, इस फॉस्फोरस की बताओ। 5 और 3। इसकी कितनी हो गई बच्चों, इस पीओ बॉन्ड की वजह से +1, इस पीओ बॉन्ड की +2, इस पीओ बॉन्ड की वजह से +3 और इसकी वजह से +2, तो +5 हो गई। इसकी कितनी हो गई, +1 +1 +2 एंड +4। लेकिन इसकी वजह से क्या होगी, -1 एंड +1, एसिड है तो H+1 में, और इन +2 +1 +3 ऑक्सीजन 4 की वजह से +4, तो नेट क्या आ गया, +4 और -1, तो +3 नेट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ गई फाइनल स्ट्रक्चर से जिस तरह हम लोग निकालते थे। तो एवरेज तो कितनी आ जाएगी, वही आ जाएगी, एक की +3 एक की +5, टोटल 2 फॉस्फोरस एटम है, तो एवरेज +4, जो एक्स की वैल्यू है वो आनी ही है, क्योंकि ऑक्सीजन तो दगा दे नहीं रहे इधर। तो आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि जब भी आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड आएगा तो उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। डाइफॉस्फोरिक एसिड पायरोफॉस्फोरिक एसिड से एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा, उसी का एक आइसोमर है आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज आइसोमर ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर आइसोमर है, उसमें स्ट्रक्चर ही अलग हो गया। अब देखो मैं आपको बोलूं फाइंड द एन फैक्टर ऑफ फॉलोइंग एसिड, सबका स्ट्रक्चर भी आप लोग जानते हो ऑलमोस्ट। बताओ एन फैक्टर बताओ, नाइट्रस एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, परऑक्सी नाइट्रिक एसिड, ध्यान होगा ये परऑक्सी नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, H2N2O2, ये हाइपोनाइट्रस एसिड है,
ये नाइट्रस एसिड है। इन सब का एन फैक्टर बताओ आप। HF, HCl, HBr, HI, यहां तो एक ही डेफिनेशन लगेगी, कितने HIN वो फर्निश कर रहा है। हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, एंड पर क्लोरिक एसिड HClO4, चारों ऑक्सी एसिड है, लेकिन HCl हाइड्रा एसिड है आपका। CH3COH का इनफैक्टर बताओ, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का इनफैक्टर बताओ, बेंजोइक एसिड का इनफैक्टर बताओ, थैलिक एसिड का एक्टिंग एज एसिड, ये सब मैं एसिड के रूप में जब वो काम कर रहे हैं तब उनका इनफैक्टर पूछ रहा हूं। ये है थैलिक, PHTHALIC, पीएच साइलेंट है इसमें, थैलिक एसिड, हाउ टू प्रोनाउंस इट, थैलिक एसिड। अगर बेंजीन के लगातार 1 और 2 पोजीशन के ऊपर COH है, 1-3 पोजीशन के ऊपर COH है, और 1-4 पोजीशन के ऊपर COH है, तो इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड, पीएच इज साइलेंट। इसको हम बोलते हैं 1-3 पोजीशन है, ये 1-2 है और ये 1-4 है, तो इसको हम आइसोथैलिक एसिड बोलते हैं, और इसको टेरेथैलिक एसिड बोलते हैं। मुझे इन सब का एन फैक्टर बताएं आप। HNO3 में एक परोक्सी लिंकेज होता है, आप लोग जानते हैं। नाइट्रिक एसिड का ये स्ट्रक्चर हो गया, दोनों में नाइट्रिक एसिड और परोक्सी नाइट्रिक एसिड में एक ऑक्सीजन का फर्क है। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, सब लोग जानते हैं, दिस इज HNO3। इसी में एक परोक्सी लिंकेज लगा दें, ऑक्सीजन एक इंसर्ट कर दें, तो HNO4 परोक्सी नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बड़े प्यार से आ जाता है। तो दोनों ऑक्सीजन -1 में है क्योंकि परोक्सी लिंकेज वाली है, बाकी सब ऑक्सीजन -2 में आप लोग जानते हैं, और ये +5 में है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग देख चुके हो, पर मैं तो एन फैक्टर पूछ रहा हूं। नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड NOH, OH है स्ट्रक्चर, तो इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है OH वाली, तो इसका एन फैक्टर मैक्सिमम 2 होगा। इसका एन फैक्टर 1 ही होगा जब एक ही H है, इसका एन फैक्टर 1 होगा। एक HIN, कितने HIN दे रहा है, ये वाली डेफिनेशन। इन सब का एक ही HIN है तो एक ही दे सकते हैं, उसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। एन फैक्टर 1, इन सब का एन फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, 1, क्योंकि एक ही OH बॉन्ड होता है, सबके स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं। CH3C डबल बॉन्ड में एसिडिक हाइड्रोजन OH वाली एक होती है, बाकी इधर कोई भी हो, तो ये हाइड्रोजन बेस एसिडिक है, ये हाइड्रोजन बेस एसिडिक है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एसिडिक है, तो थैलिक एसिड, इन तीनों का एन फैक्टर, थैलिक, आइसोथैलिक और टेरेथैलिक एसिड, तीनों में 2-2 एसिडिक हाइड्रोजन है, 1-3 पोजीशन और या 1-4 पोजीशन, बाकी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, तो इनका एन फैक्टर एक्टिंग एज एसिड 2 रहेगा, बेसिसिटी 2 रहेगी। इसका एन फैक्टर 1 रहेगा, एक ही COH है, इसका एन फैक्टर 1 रहेगा और इसका एन फैक्टर 1 रहेगा। तो यू कैन इजीली सी एन फैक्टर कितना रहेगा किसमें, फॉर एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड में इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान रखें, H2N2O2, और इसमें 2 OH बॉन्ड है, तो इसका एन फैक्टर 2 रहेगा आपका, राइट। इसका एन फैक्टर आपका 2 रहेगा, एन फैक्टर इज 2। जो एसिड की फॉर्म में आपके साथ दगा कर सकते हैं उनको खासकर आप ध्यान रखें। ये तो जो कॉमनली क्वेश्चन में काम आते रहेंगे, मैं उनकी बात करता हूं। मैं कुछ बेसिसिटी 2 वाले एसिड लिख लेता हूं। ये सल्फ्यूरस एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ध्यान होगा H2SO5, व्हाट इज द नेम ऑफ इट, कैरोज एसिड, कैरोज एसिड, या परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, या परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, सब नाम लिए जाते हैं। कैरोज एसिड इसका कॉमन नेम है, बहुत ही कॉमन। ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड सभी लोग जानते हैं, ओलियम का भी यही फॉर्मूला होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, H2SO4 + SO3, है ना, याद रखने के लिए। और ओलियम में हमें ऐसे ही सोचना होता है, ओलियम एक्चुअली
SO3 के फ्यूम्स H2SO4 लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं, वही होता है ओलियम इनफैक्ट। दिस वे यू कैन रिमेंबर। एक ऑक्सीजन पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में बढ़ा दूं तो ये भी परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड या कॉमन नेम इसका मार्शल्स एसिड होता है, वेरी वेरी कॉमन। अब ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैं पूछ नहीं रहा इधर, ऑक्सीडेशन स्टेट तो इन दोनों में +6 करेक्ट होती है और स्ट्रक्चर से पता चलती है। ऐसे निकालोगे तो ये पता होना चाहिए, एक परोक्ष लिंकेज है इसमें भी, 1 परोक्ष लिंकेज है इसमें भी, और इसमें भी एक परोक्ष लिंकेज है। इसमें 2 सल्फर परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम, इसमें 1 सल्फर तो परोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इनफैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पूछ रहा मैं, वो तो रिडॉक्स रिएक्शन पूछ रहा था, मैं एन फैक्टर पूछ रहा हूं, एक्टिंग एज एसिड। ना ऑक्सीडेंट की फॉर्म में इनका एन फैक्टर, ना रिडक्टेंट की फॉर्म में, एक्टिंग एज एसिड है, नॉन रिडॉक्स एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो 2 हाइड्रोजन है, 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 तो एन फैक्टर सभी का 2 रहेगा। एन फैक्टर फॉर ऑल ऑफ दिस इज 2। मुझे बोरिक एसिड का एन फैक्टर कितना होता है बताओ? एन फैक्टर ऑफ बोरिक एसिड जल्दी बताओ, सभी को याद होगा। 1 ये भी दगाबाज है ना। अब ये होता कैसे है, जैसे ही बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर तो सभी लोग जानते हैं, इसका मैं मतलब समझाने की कोशिश करता हूं। क्यों ये मोनोबेसिक एसिड है, इसका एन फैक्टर 1 है,